वेलकम बैक वंस अगेन। लास्ट आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, यानी कह सकते हैं हमने उसमें यूनिट, डायमेंशनल फॉर्मूला और नेचर, स्केलर क्वांटिटी, इतना डिस्कस किया लास्ट वीडियो में। अब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग, यानी अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करना चाहते हैं। चार्ज करने का सेंस होता है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या तो उसमें नेचुरल स्टेट या न्यूट्रल स्टेट से लेस देन इलेक्ट्रॉन्स हो जाए या फिर ग्रेटर देन हो जाए, तो हम उसको कहते हैं चार्जिंग। जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स मोर देन होते हैं, एक्स्ट्रा होते हैं, एक्सेस में होते हैं, तो ऑब्जेक्ट हो जाता है निगेटिव चार्ज। और अगर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है, लेस देन हो जाते हैं, डिफिशियंसी हो जाती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिवली चार्ज्ड। ओके, तो चार्जिंग करने का मेथड क्या होगा, कैसे हम इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को कम या ज्यादा कर सकते हैं, उसका क्या तरीका होगा? तो देयर आर 3 मेथड्स। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो सबसे पहले आर्टिकल डालेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग, उसमें लिख लीजिए देयर आर 3 मेथड्स कमिंग। देयर आर 3 मेथड्स। फर्स्ट मेथड है हमारा बाय फ्रिक्शन, रबिंग यानी, ठीक है। तो चार्जिंग का हमारा जो फर्स्ट मेथड होगा बाय फ्रिक्शन। अब इसमें कैसे होगा जरा देखिए, जो अभी लास्ट डे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर फाइबर की या प्लास्टिक की स्केल है आपके पास या पेन है, उसको अगर आप हेयर्स में रब करें तो छोटे छोटे जो कागज के टुकड़े होंगे उनको वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो फ्रिक्शन करने से चार्जिंग होती है, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूं मैं, जैसे आपको, जैसे ग्लास रॉड हो, ग्लास की, कांच की रॉड हो, उसको अगर सिल्क में रब किया जाए तो इलेक्ट्रीफाइड हो जाती है, ठीक है। ग्लास से इलेक्ट्रॉन सिल्क में ट्रांसफर हो जाते हैं, ध्यान देना। ये फ्रिक्शन का मेथड जो होता है ये हमेशा इंसुलेटर्स के लिए यूज होगा। किसके लिए? डाइलेक्ट्रिक्स के लिए। जैसे एग्जांपल लेकर मैं आपको यहां बता रहा हूं, व्हेन अ ग्लास रॉड rubbed with silk cloth, then electrons from glass rod transferred to the silk cloth। देखिए मैंने एग्जांपल में आपको बताया कि अगर एक रॉड सिल्क, मतलब एक क्लॉथ हो सिल्क का, और रॉड जो है वो किससे बनी है? कांच से, ग्लास से, उनको आपस में रब किया जाए तो कांच के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं किसमें? सिल्क में। तो इलेक्ट्रॉन कांच से निकले ना, तो कांच के पास इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी हुई या एक्सेस हुआ? डिफिशियंसी हुई। तो कांच की जो छड़ है, रॉड है, इस पर चार्जिंग किस तरह की हो गई? कौन सा नेचर हुआ? पॉजिटिवली चार्ज्ड। यानी इस समय नाउ ग्लास रॉड बिकम्स पॉजिटिव चार्ज्ड, या पॉजिटिवली चार्ज, आप कुछ भी लिख दें, एंड सिल्क बिकम्स निगेटिवली चार्ज्ड। ये एक हमने फ्रिक्शन का एग्जांपल आपको सिखाया। एक डेफिनेशन यहीं पर हम डाइलेक्ट्रिक की बताना चाहते हैं। सच मटेरियल्स या सब्सटेंस, कुछ भी कहते हैं, विच आर इलेक्ट्रीफाइड। इलेक्ट्रीफाइड मतलब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। भाई तो आप दे दो इलेक्ट्रॉन किसी को या आप ले लो, दोनों सिचुएशन तो इलेक्ट्रिफिकेशन होगा, दोनों में तो चार्जिंग होगी, एक पॉजिटिव होगी एक निगेटिव होगी। तो हम कह सकते हैं सच मटेरियल्स विच गेट इलेक्ट्रीफाइड बाय रबिंग आर नोन एज डाइलेक्ट्रिक्स। ये डाइलेक्ट्रिक की डेफिनेशन मैं यहीं पर आपके लिए दे दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। such
substance, such substances which are becomes electrified by friction, ये पहचान है, फ्रिक्शन, are called डाइइलेक्ट्रिक्स। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? डाइइलेक्ट्रिक्स बोलते हैं। एग्जाम्पल जैसे कौन कौन से डाइइलेक्ट्रिक हैं? रबर, ग्लास, एबोनाइट, एसेट्रा, वाटर वगैरह भी इसी में आते हैं। जैसे मेटल की रॉड हो, मेटेलिक रॉड हो, और उसको आप रब करिए और फिर आप कागज के टुकड़े देखिए ऐसे, तो नहीं वो खींचेगा अपनी ओर, इसका मतलब वो इलेक्ट्रिफाइड नहीं हुआ है। इसको आप प्रैक्टिकली घर में आप एक्टिविटी की तरह यूज कर सकते हो, देख सकते हो ऐसा करके, ठीक है। बात अगर डाइलेक्ट्रिक की आई है तो थोड़ा सा हम और इसमें डिटेल में बात करते हैं। एक टर्म होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्या होता है? और एक टर्म होता है परमिटिविटी। मैं यहां पर उनको समझा रहा हूं। सबसे पहली बात आप जाने परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एक टर्म ये है, और दूसरा टर्म है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। परमिटिविटी का मतलब होता है एक तरीके से टू एक्सेप्ट, टू अडॉप्ट द इलेक्ट्रिफिकेशन, ठीक है। ये एक नेचर या कह सकते हो इंटेंसिटी, इंटेंसिटी टू गेट चार्ज इज परमिटिविटी। अब ये फ्री स्पेस के लिए अगर हम डिफाइन कर रहे हैं तो फ्री स्पेस या एयर में जो ये एबिलिटी है, क्वालिटी है चार्ज को एक्सेप्ट करने की, रोक लेने की, तो उसको हम लोग बोलेंगे फ्री स्पेस के लिए। जैसे फ्री स्पेस के लिए जो परमिटिविटी है उसका हम लोग सिंबल बनाते हैं एप्सिलॉन नॉट। क्या बनाते हैं? इसको पढ़ेंगे क्या, आप इसको समझ लेना। ये जो सिंबल यूज किया ग्रीक लैंग्वेज का है, इसको हम पढ़ते हैं एप्सिलॉन। क्या पढ़ेंगे? और चूंकि जीरो लगा दिया साथ में, तो आप चाहें तो जीरो बोले या आप चाहें तो इसको नॉट बोले। बेटर क्या है ये भी बता दें। ये एप्सिलॉन ग्रीक लैंग्वेज का है और ग्रीक में जीरो को नॉट कहते हैं, तो ज्यादा बेटर प्रोनाउंस करना होगा क्या? एप्सिलॉन नॉट। बट अगर आप जीरो भी बोल देते हैं तो मतलब गलत नहीं है। इसकी वैल्यू भी फिक्स होती है, ये प्रैक्टिकली ऑब्टेन की गई है 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसके अगर आपसे मान लीजिए डायमेंशनल फार्मूला कभी पूछा जाए, यूनिट पूछा जाए अगर आपसे एप्सिलॉन नॉट का, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट अगर ये पूछा जाए तो आप कहेंगे कूलम स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। आया कहां से? अभी मैं कूलम्स का समझाऊंगा तो उसमें इसको वहीं से डिराइव करते हैं। अगर इसका डायमेंशनल फार्मूला बनाना चाहें आप, डायमेंशनल फार्मूला एप्सिलॉन नॉट का, तो देखो कूलम का तो मैंने अभी सिखाया होगा लास्ट डे। चार्ज का क्या होता है डायमेंशनल फार्मूला? AT IT, Q इज इक्वल टू IT से A एम्पियर और T टाइम। तो चार्ज या Q कूलम का होता है डायमेंशनल फार्मूला AT, और यहां कूलम के पावर कितना लगा है? 2। तो क्या बनेगा? AT का होल स्क्वायर। न्यूटन का तो आपने 11th में ही सीख लिया होगा, MLT माइनस 2, और मीटर का L। तो इसको जो फाइनली आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या बनेगा जरा देखो, M इनवर्स L माइनस 3 T प्लस 4 A प्लस 2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर परमिटिविटी। ओके, बट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम अगर हम कहें, बट परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन। बस यहां नॉट नहीं रहेगा, अगर नॉट है तो फ्री स्पेस के लिए, एप्सिलॉन केवल है
तो किसी पर्टिकुलर मीडियम के लिए होगा, जैसे ग्लास, जैसे कि वाटर, जैसे कि कुछ और ऑयल वगैरह। इन दोनों का जो रेशियो होगा, ध्यान रखिए, मेन डेफिनेशन अब आती है, द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड permittivity of free space is called dielectric constant. Dielectric constant of that medium. देखो ये दो चीजों का हम रेशियो अगर फाइंड कर लें, किसका किसका, मीडियम के लिए जो परमिटिविटी है उसको हमने क्या सिंबल दिया है, बताओ क्या दिया सिंबल, एप्सिलॉन, और फ्री स्पेस के रिस्पेक्ट में एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, ऐसे जो रेशियो होते हैं वास्तव में इनको रिलेटिव बोलते हो कि नहीं बोलते हो, ये रिलेटिव परमिटिविटी हो गई, क्या हो गई, देखो इसको हम लोग एप्सिलॉन आर भी लिख सकते हैं, बट मोस्टली हम लोग यहां पर इसके लिए यूज क्या करते हैं, के। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक सिंबल के रहेगा, और इसी को दूसरा नाम अगर हम कहें तो कहेंगे रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, तो ये यहां से डेफिनेशन आपके। अच्छा, इसका अगर आपसे यूनिट पूछे, यूनिट ऑफ के, यूनिटलेस, नो यूनिट नो डायमेंशन। ओके, इसकी ना तो यूनिट है ना ही डायमेंशन है। एक और खास बात, वैल्यू ऑफ K is always more than 1. ये केवल it is 1 for free space और वैक्यूम और एयर। अगर मीडियम एयर है या फ्री स्पेस है या वैक्यूम है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या लेंगे आप, 1 लेंगे। क्या लेंगे, 1, ठीक है। अदरवाइज क्या लोगे आप, मोर देन 1। एक क्वेश्चन जैसे आ जाए, द वैल्यू ऑफ, ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम का, बोर्ड एग्जाम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ के मे बी, और 4 ऑप्शन, A 0, B -1, C 0.5, D 6। बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, डी। क्यों डी, मोर देन 1, बाद बाकी सब देखो लेस देन 1 है कि नहीं है। के की वैल्यू 1 तो हो सकती है, लेकिन वो किसके लिए हो सकती है, एयर के लिए या फिर वैक्यूम के लिए, अदरवाइज ग्रेटर देन 1। तो चारों में जो ग्रेटर देन 1 हो वो ही करेक्ट होगा। क्या इतना समझ में आई बात? ये मैंने अभी डिस्कस किया आपको परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स तो बता ही दिए। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स क्या होते हैं, वो सब्सटेंस जिनको फ्रिक्शन करने से वो कैसे हो जाएं, इलेक्ट्रीफाइड हो जाएं, चार्ज हो जाएं। जिनको रब करो, आप मतलब एक्सपेरिमेंटली आप चेक कर सकते हो, कोई भी टुकड़ा कोई भी चीज उठाइए, उसको फ्रिक्शन करिए और छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास उसको ले जाइए। अगर वो उसको अट्रैक्ट कर पा रहा है तो मतलब इलेक्ट्रीफाइड हुआ, इसका मतलब वो इंसुलेटर है, वो डाइलेक्ट्रिक है। और अगर नहीं खींच पा रहा है तो इंसुलेटर नहीं है, यानी वो डाइलेक्ट्रिक नहीं है। बात समझ पाए? तो डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, इनकी पहचान हो गई। जैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर्टिकुलर हम बता दें कुछ एक दो चीजों के, K इज इक्वल टू 1 किसके लिए बताया मैंने, एयर के लिए। K इज इक्वल टू 6 माइका के लिए। ये माइका सन माइका नहीं है, बात बता दें। बहुत लोग माइका मतलब सोचते हैं सन माइका होगी। ये एक इंसुलेटर है, एक ओर है, बात समझते हो, मतलब ये जमीन से निकाली हुई चीज है। इसके प्रोडक्शन में इंडिया नंबर 1 है, रॉ मटेरियल। उसमें भी आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा वहां पर ये पाया जाता है।
माइका अगर आप देखना चाहें, मैं आपको बता देता हूं, तो सनमाइका अलग चीज है, वो वुड है। हम यहां सनमाइका की बात ही नहीं कर रहे हैं, ये माइका है केवल। इसको अगर आप चेक करना चाहें तो जो इलेक्ट्रिक प्रेस आता है, बिजली वाला प्रेस है किसी घर में, आज ही जाके उसको खोल डालिएगा। तो अगर में बिजली वाला प्रेस है तो उसको जाके आज स्क्रू लेकर के उसको खोल देना एकदम ऐसे। तो जब आप अपना प्रेस खोलेंगे इलेक्ट्रिक वाला, तो आप उसके अंदर देखेंगे एक ऐसे यू शेप की क्वाइल रखी होगी मेटल की, एक ऐसे यू शेप्ड उसके अंदर देखना एक क्वाइल होगी, और जो बाहर से तार गए होते हैं वायर, वो यहां जुड़े होंगे। जो बाहर से कनेक्शन वाले वायर है, कनेक्टिंग वायर, वो इसी यू शेप में जुड़े होंगे। देख डालना आज मेगा, खोल देना होगा तो देखा जाएगा, ठीक है। इस यू शेप के ध्यान देना भाई, देखो प्रेस का नीचे का हिस्सा भी लोहे का होता है, और अगर ये भी लोहे की है और दोनों आपस में टच हो जाएं तो क्या करंट नहीं मारेगा? जबकि तुम्हारा प्रेस करंट नहीं मारता होगा। मारता है क्या? छूने से गर्म ही तो लगता केवल। तो उसका रीजन क्या है कि ट्रांसपेरेंट होती माइका, उसकी एक सीट रखी होती, पॉलिथीन जैसी समझ में दिखती है, खोल के देखना। वो नीचे वाली जो प्लेट है उससे और यू शेप की जो कॉइल है इसके बीच में वो माइका रखी जाती है। तो माइका इलेक्ट्रिक ट्रांसफर नहीं करती है क्योंकि इंसुलेटर है, लेकिन हीट ट्रांसफर करती है। तो जो इस कॉइल की गर्मी है वो तो नीचे वाली मेटल को मिलती है, इसलिए प्रेस गर्म हो जाता है, लेकिन करंट नहीं जाती है, ठीक है। तो माइका इंसुलेटर है और वो ऐसे मतलब ओर टाइप का है, क्लियर बात। तो माइका के लिए K = 6। जैसे वाटर के लिए मैं बात कर दूं, वाटर के लिए 81। अब लेकिन एक बात और बता दूं, ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो है बट टेम्परेचर डिपेंडेंट है। कैसा है? टेम्परेचर अप डाउन होगा तो इसकी वैल्यू में भी थोड़ा वेरिएशन होता है। जैसे कि इसकी मैंने वैल्यू जो बोली है K = 81, ये करीब करीब 27 डिग्री सेल्सियस के लिए बोली है। किसके लिए? लेकिन अगर ये 75 हो जाए टेम्परेचर तो इसकी वैल्यू लेस देन 81 हो जाएगी। तो थोड़ा बहुत वेरिएशन, जैसे किसी न्यूमेरिकल में वाटर की का ये वैल्यू 76 लिखी होके, तो आप सोचोगे लो इनको आते जाता नहीं, 81 हमको बता रहे थे, यहां तो 76 लिखा बुक में, ठीक है। तो अगर थोड़ा बहुत कम ज्यादा वैल्यू लिखी है तो टेंशन न लेना, वो किसी और टेम्परेचर पर ऑब्जर्व की गई वैल्यू होगी, ठीक है। जब टेम्परेचर फिक्स होगा तो उसकी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगी। टेम्परेचर बदलने के साथ थोड़ा बहुत वेरी कर जाएगा के, ठीक है। तो कहीं कहीं बुक्स में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे टेम्परेचर के साथ वेरिएशन के साथ दिया होता है, ठीक है। तो उसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो चलिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस मुझे लगता आप समझ पाए, नहीं समझ पाए हो? हम आगे इसको प्रोसीड करते हैं। तो पहला मेथड हमने जो चार्जिंग का सिखाया आपको या बताया कौन सा है? बाय फ्रिक्शन, बाय रबिंग, ओके। दूसरा मेथड होता है बाय कंडक्शन। क्या होता है? बाय कंडक्शन। अब इसको बताने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि ये रोज आप करते हो। अरे भाई, मोबाइल चार्ज करते हो कि नहीं करते हो? तो एक कंडक्टिंग वायर या कंडक्टिंग मीडियम होता है कि नहीं होता? बताओ। सोर्स ऑफ चार्ज और जिसको चार्ज देना उसके बिटवीन कोई कनेक्शन दिया जाता है कि नहीं? बताओ। मोबाइल चार्जिंग करते हो, ये किस मेथड से चार्जिंग हो रही है बताओ? कंडक्शन मेथड से। तो नहीं इसके बारे में कोई पूछेगा आपसे ना, मैं बताने वाला हूं, क्योंकि आप अपने आप भी बता सकते हो अगर जरूरत पड़े तो। एग्जाम्पल केवल लिख लो इसका, चार्जिंग ऑफ मोबाइल बैटरी। और भी कोई बैटरी चार्ज कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं, मैंने इसे बता दिया है। थर्ड जो मेथड है वो ज्यादा जरूरी है, वही सीखना है, बाय इंडक्शन। अब ये क्या है इसको जरा समझ लो। इस पे आता है शॉर्ट नोट, कभी कभार एग्जाम में आ जाता है कि डिफाइन या डिस्कस अबाउट द चार्जिंग बाय मेथड ऑफ इंडक्शन। इंडक्शन का वर्ड मीनिंग समझते हो आप लोग? सेंस, व्हाट डू यू मीन और अंडरस्टैंड बाय इंडक्शन? थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, बताओ अगर आता हो समझ में तुम्हें। क्या हो सकता है इंडक्शन? इंड्यूस वर्ड सुना है? क्या होता है? मेक एनीथिंग हैपन, इंड्यूस। अच्छा, कार की टक्कर होगी दूसरे कार से तो क्या हुआ? इंड्यूस हो गई कार है। देखो, अगर किसी एक की वजह से कोई दूसरे पर उसका असर महसूस किया जाए, दूसरे पर चेंज महसूस किया जाए,
वो क्या है? इंडक्शन। एक मुहावरा हिंदी में सुना होगा, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, सुना? तो जो खरबूजा उधर दूसरा रंग बदले था वो क्या बताने जाता है तुम भी रंग बदलो? उसने देखा उसको और इसने बदल दिया रंग। हम सब इंड्यूस्ड होते हैं किसी ना किसी से, इन्फ्लुएंस इसी को बोल सकते हो इन द सेकंड सेंस। जो इन्फ्लुएंसर होते हैं जरूरी नहीं आपको इन्फ्लुएंस करें, आप अपने आप भी हो सकते हो, नहीं हो सकते हो? आपके मौसिया के फूफा का लड़के का चाचा का भतीजे का एडमिशन कहीं हो गया बड़े कॉलेज में, तो वो तो तुमसे नहीं कहने आया कि चलो तुम भी वहीं एडमिशन लो चल के, लेकिन तुम्हें तो अपने आप लगेगा नहीं वहीं कराएंगे, मम्मी से रोगे गाओगे कि वहीं कराओ चल के। तो इसका मतलब आप क्या हुए? उससे इंड्यूस्ड हुए। क्या हुए? अगर किसी को नया मोबाइल मिल गया, मान लो बड़ा सा कोई है भी, तुम्हारे किसी दोस्त को शादी में पार्टी में या मतलब बर्थडे में, तो फिर तुम्हें भी लगेगा यार हमारा वाला एक कीपैड वाला खराब है। मम्मी से रोज कहोगे मम्मी कीपैड वाला फैशन से बाहर हो गया, बदल दो मेरा। लेकिन ये नहीं बताओगे कहां से सीखा ये बात। मतलब हम किसी को देखकर अगर अपने अंदर वो चेंज लाएं, अब जैसे लड़की देखो फैशन में है तो इसने किसी से देखा होगा ये अपना बांधना पीछे चुटैया में एक कपड़ा, तो ये क्या मतलब है कि ये कोई कहीं से मूवी से सीरियल से इंड्यूस्ड हुई है? नहीं बांधे कपड़ा चुटैया में, अच्छा मार्केट में आ गया। तो मतलब मेरे कहने मतलब कहीं से तो इन्फ्लुएंस हुई हो, इंड्यूस्ड हुई हो, अपने आप तो मन में नहीं आया था, है ना? कि ऐसा एक रुमाल बांधे पीछे चोटी में, अच्छा वो जो कुछ है मतलब XYZ है, क्या है वैसे? ये रिबन है। अच्छा हम सोचे रुमाल बांधे हो, क्योंकि हमारे पास रुमाल था नहीं, सोचे यही ले लें क्या। तो इंड्यूस्ड मतलब होता है किसी को, वो जरूरी नहीं उसका डायरेक्ट रोल हो मेरे पास, डायरेक्ट वो हमें ना कुछ समझाए, लेकिन फिर भी हम उसको चेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो इंड्यूस्ड है। तो चलिए इंडक्शन से हम देखते हैं कैसे चार्जिंग होगी। तो इंडक्शन को भी हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, वो आगे फ्यूचर में अगला एक चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तब हम डिस्कस करेंगे। नाम केवल जान लो, एक होता है सेल्फ इंडक्शन, एक होता है म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ का मतलब होता है खुद में कोई चेंज लाकर भी उस चेंज के लिए और ज्यादा हम अपने आप इंड्यूस्ड हो। जैसे एग्जांपल के लिए न्यूमेरिकल करने बैठो आप, और अगर शुरू के 2 4 5 6 क्वेश्चन आ गए आपको, आपने सॉल्व कर लिए, तो एक अंदर से मोटिवेशन मिलता कि नहीं मिलता है? लगता और लॉक कर दें, पूरी सीट खत्म कर देते हैं अगर आता रहता तो। और नहीं आएगा 2 4 क्वेश्चन तो फिर लगे सीट फाड़ के फेंक दो, है? तो ये क्या है? आप अपने से इंड्यूस्ड हुए, पॉजिटिवली इंड्यूस्ड हुए या निगेटिवली हुए, लेकिन इंड्यूस्ड हुए खुद से। 3 4 दिन कोई नई कंपनी की क्रीम लगा लो, अगर आपको लगे कि हम थोड़ा गोरे हो रहे हैं, तो फिर लगेगा 1 2 डब्बे और मंगा लेते हैं, लाओ चुपड़ के देख ही लेते हैं, शायद और गोरे हो जाएं। ये भी क्या है? इंडक्शन है। हम लोग तैयार होते शीशे के सामने खड़े होकर, हम लोग मतलब हम तो तैयार नहीं होते, तुम ही लोग होते होगे मतलब एक स्टेज एक एज होती है, फिर बार बार लगता है कि और थोड़ा देख लें, कोई एक लट इधर से उधर तो नहीं जा रही, इसको भी चिपका दें। तो ये क्या है? खुद से इंड्यूस्ड हो रहे हैं। म्यूचुअल में क्या होता है? हम दूसरे से इंड्यूस्ड होते हैं। अगर कोई फेयर हैंडसम लगा के हमारा दोस्त आ रहा है क्लास में और वो थोड़ा सा उसकी शाइनिंग दिख रही चेहरे पे, तो मुझसे भैया क्या लगा गया यार, और उसने कहा ये लगा गया, तो हमें लगता है आज हम भी खरीद लेंगे जाके, होगा तो देखा जाएगा। एक नोटबुक ना सही नहीं खरीदेंगे, लेकिन फेयर हैंडसम खरीदेंगे। तो ये क्या है? ये भी इंडक्शन है, लेकिन ये म्यूचुअल है। तो यहां अभी हम जो इंडक्शन समझाने वाले हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन, ये म्यूचुअल है। क्या है? म्यूचुअल। कैसे जरा समझना। एक कोई हमारे पास अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट है, मैंने इसका नाम बी दे दिया, ये इंसुलेटर स्टैंड है जिस पर इसको हमने प्लेस किया। मेरी बात को आराम से समझना, थ्योरेटिकल डिस्कशन है इस टॉपिक में, समझेगा। देखो हमने बोला अनचार्ज्ड, क्या मतलब इस? न्यूट्रल। और न्यूट्रल मतलब हैव इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ओके, यानी इसके पास पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव भी है। देखो इक्वल अमाउंट में मैं अभी कुछ रैंडम पॉजिटिव चार्ज रख देता हूं और इतने अमाउंट में इसके पास नेगेटिव चार्ज होंगे। जितना इसके पास पॉजिटिव चार्ज है उतना ही अमाउंट में इसके पास नेगेटिव चार्ज है। जब भी हम नेट बोलेंगे, नेट चार्ज अगर हम कहेंगे तो क्या कहेंगे? 0। क्या कहेंगे इसके पास? मतलब ये अनचार्ज्ड है, इसी को हम क्या बोलेंगे? अनचार्ज्ड। अब हम इसको लेट कर लेते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज करना है, मुझे कोई भी करना है, मतलब जैसे मैं इसको ले लूं, मैं सोच रहा हूं ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाए, ऐसा मेरा मन है। वी वांट टू
became it पॉजिटिवली चार्ज्ड, हम ऐसा चाहते हैं। मेरा मन क्या है बताओ, इस बी ऑब्जेक्ट को कैसा बनाना चाहता हूं मैं, पॉजिटिवली चार्ज बनाना चाहता हूं। तो जैसा मुझे इसे बनाना है, अगर हमें इसको पॉजिटिवली चार्ज बनाना है तो फिर हमें इसके पास में पॉजिटिव ऑब्जेक्ट लाना होगा। जरा ध्यान से समझना फिर से, ये बी वाला ऑब्जेक्ट है जिसको हम चार्ज करना चाह रहे हैं, इसके बगल में एक हम पॉजिटिव चार्ज ही दूसरा ऑब्जेक्ट ला करके रख देंगे। इनके पास, इसके पास टोटल पॉजिटिव ही चार्ज है, इसके पास थोड़े पॉजिटिव थोड़े निगेटिव थे। जरा ध्यान से समझना मेरी बात को, थोड़े इसके पास पॉजिटिव है, थोड़े इक्वल अमाउंट में निगेटिव, ऐसा है। अब जब हम इसको ए को बी के क्लोजर लाए तो ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। तो इसके कौन से चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा बताओ, निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, और पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल कर देगा। बोलो अच्छा। तो अब हम इसकी सिचुएशन 3-4 स्टेप में डायग्राम बनाना है। जैसे फर्स्ट स्टेप हमने ये बनाया है, पहला स्टेप हमने ये बनाया, हम इसी हिसाब से लिखेंगे भी डिस्कशन। सेकेंड स्टेज में हमने कह दिया ये सेकेंड स्टेज। अच्छा एक काम करते हैं, हम कैसा इसको बनाना चाह रहे हैं, पॉजिटिव, राइट। तो अब इन दोनों को पास पास रखेंगे तो क्या होने वाला जरा बताओ भाई। ये तो इस पे तो कोई असर पड़ेगा नहीं, इस पे तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेंगे, इससे इसके साथ कुछ हम कर भी नहीं सकते हैं, हमने इसको ऐसे रख लिया हुआ। लेकिन इसमें जरा ध्यान देना, इसके पॉजिटिव जितने होंगे वो किस तरफ आ जाएंगे बताओ, घसीट करके या अट्रैक्ट होकर के बताओ। अच्छा हाँ, ये निगेटिव आएंगे, सही कह रहे हो, इसके वाले निगेटिव वाले इस तरफ आ जाएंगे, राइट। तो फिर ये निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। चलो चलो ठीक है, हम ऑब्जेक्ट का ऊपर का हिस्सा चेंज कर देते हैं। हम इसको क्या बनाना चाह रहे हैं, वी वॉन्ट टू बिकेम इट निगेटिवली चार्ज्ड, निगेटिवली चार्ज अभी कर रहे हैं हम लोग। चलो ठीक, जैसा करना है मुझे उसका अपोजिट ऑब्जेक्ट लाना है। अगर निगेटिवली चार्ज इसको बनाना चाह रहे हैं तो हम पॉजिटिव वाला लाएंगे, और अगर पॉजिटिव चार्ज रखना चाहते हैं तो इसमें हमें चार्ज कैसे लाने पड़ेंगे, पास में निगेटिव। अपोजिट सेंस के ले आओगे तो वो वाले उसके साथ अटैच हो जाएंगे। तो इस तरफ कौन से वाले अट्रैक्ट हो गए, तो रिपल कौन से हो गए, पॉजिटिव। जरा ध्यान से इसी बात पे गौर करना, ये बी ऑब्जेक्ट है। अब देखना, अभी इसका कोई रोल नहीं, डायरेक्ट क्या टच कर रहा है क्या, केवल पास में आके बैठ गया, इसकी वजह से इसके निगेटिव चार्ज इस तरफ अट्रैक्ट हो गए और पॉजिटिव को इसने कर दिया रिपेल। अब हम क्या करेंगे, जो ये पॉजिटिव वाले हैं ऐसे अर्थिंग से इसको अटैच कर देंगे, उस एंड पॉइंट को क्या करेंगे आप, अर्थ के साथ ज्वाइन कर देंगे, अर्थिंग में जोड़ देंगे। तो ये चार्ज क्या करेंगे, ये कनेक्शन है, कंडक्शन वायर जोड़ दिया कोई, ये तार जुड़ा है, तो ये जो चार्ज है वो क्या करेगा, धीरे धीरे उतर करके अर्थ में चला जाएगा। अर्थिंग समझते हैं ना, अर्थिंग का मतलब जो भी चार्ज है वो कहां चला जा रहा है, अर्थ में। जैसे मैं यहां पर एक एग्जांपल बताना चाहता हूं, आप क्या देखना, जो हैवी अप्लायंस होंगे, प्रेस, फ्रिज, कूलर, एसी, कभी ध्यान देना इनका जो प्लग होता है उसमें 3 पिन होते हैं, कभी देखा है, 3 पिन देखे कभी, क्यों, एक अर्थ वायर होता है जो मोटा वाला होता है, उसका काम क्या है? अगर कभी उस ऑब्जेक्ट की बॉडी पे करंट उतर आए, उसके बिना भी काम चलता है, तुम 3 वायर ना जो 2 से भी वो चलेगा अप्लायंस आपका। ये जो थर्ड होता है ना, ये बॉडी से कनेक्ट होता है, किससे, और वो जाता है सीधे अर्थ वायर से। तो अगर बॉडी पे कभी चार्ज आ जाएगा किसी रीजन से, तो वो चार्ज चला जाएगा अर्थ को, तो आपको शॉक नहीं लगेगा, करंट नहीं लगेगा। आपके घरों में कभी देखना कूलर वगैरह में अक्सर करंट उतर आता है, महसूस किया? अभी ऐसे पकड़ के खड़े हो कूलर को, झंझनाहट महसूस होती है। इसका मतलब अर्थ वायर या तो कनेक्ट नहीं है या प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। फिर आप क्या करेंगे, आप उसकी बॉडी में कोई तार जोड़िए, अपने आप से ऊपर बांध लीजिए, लोहे की बॉडी है, पेंट खरोच दीजिए, पेंट के ऊपर बांध दोगे तो असर कम महसूस होगा, थोड़ा पेंट खरोच करके सीधे मेटल से कनेक्ट करिए, बांध दीजिए उसको।
या कहीं पेंच वगैरह कसा हो उसमें बांध दीजिए तार को, और कहीं जमीन हो जहां अर्थ यानी जमीन कच्ची मिट्टी हो, थोड़ा गड्ढा खोद करके उसमें उस तार को गाड़ दीजिए। दूसरा हिस्सा, एक हिस्सा वहां बंधा होगा, एक हिस्सा नीचे, तो वो बॉडी का करंट जमीन में जाने लगे, कभी आपको करंट नहीं मारेगा। आए दिन हम पेपर में पढ़ते हैं कि कूलर में पानी भरते से करंट लग गया, मर गए, ये वो ऐसे अखबार में आता है। तो इसकी बचत के लिए क्या करें आप, ये जुगाड़ लगा लें, या फिर अर्थ वायर प्रॉपर कनेक्ट किया जाए। ठीक है, तो ये वही मैं समझा रहा था, अर्थिंग दिया तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये धीरे धीरे कहां चले गए, अर्थिंग। तो अगले स्टेप में क्या हुआ जाकर के जरा देखना, ये अपनी जगह वहीं रहने दो जहां है, ये ए वाला, इसके साथ हम कुछ नहीं कर रहे हैं, और ये हमारा बी वाला है। ध्यान से समझना बात को, जब प्लस वाले उतर गए तो इसके पास कौन बचा, निगेटिव वाले बचे, और अभी भी इसके साथ वो अट्रैक्टेड हैं। लेकिन जैसे ही आप इसे ए को अब रिमूव कर दें, हटा दें, पीछे से कनेक्शन तोड़ दें, ये पीछे वाला कनेक्शन हटा दें, इधर से इस ए को हटा दें, अकेला बी वाला यहां रहने दें केवल, तो अब जो इसके निगेटिव वाले थे अभी इधर, तो इस वजह से एक साइड थे क्योंकि बगल में पॉजिटिव वाला है, उसकी वजह से वो खिसक गए एक तरफ। जब ये हट गया, उधर से वायरिंग हटा दी तुमने, कनेक्शन अर्थिंग वाला, तो यही चार्ज तो बचा। अब ये चार्ज क्या करेगा, पूरी बॉडी में फिर से फैल जाएगा, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये कैसा बन गया, देखो निगेटिवली चार्ज बन गया, बताओ भैया। तो अगर हम निगेटिवली चार्ज बनाना चाहते हैं तो पॉजिटिव ऑब्जेक्ट जो चार्ज होगा उसको पास में लाके रख दो केवल, और ये प्रोसेस दोहरा दो। अगर पॉजिटिव बनाना चाहते थे तो हमें कैसा लाना चाहिए, इसके पास निगेटिव वाला लाना चाहिए, तो निगेटिव वाले रिपेल हो जाएंगे उस तरफ, उनको वायर अर्थिंग से जोड़ करके बाहर कर देंगे, पॉजिटिव बच जाएगा। आइडिया मिला, कुछ नहीं समझ में आई बात। यही पूरी थीम हमें इसी अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप डायग्राम बनाते हुए लिखनी है। बात को समझना, जैसे फर्स्ट डायग्राम बनाया हमने, तो हम पहले फर्स्ट डायग्राम की बात लिखेंगे, तो फर्स्ट में सिर्फ इतना ही लिखेंगे, वी वांट्स टू बिकम इट नेगेटिवली चार्ज्ड, इसमें तो कोई ज्यादा दिक्कत है ही नहीं। सेकेंड में कहेंगे फॉर दिस वी केप्ट एन ऑब्जेक्ट विद अपोजिट चार्ज। अपोजिट मतलब जैसा बनाना है उससे उल्टा वाला लाए। हम कैसा बनाना चाह रहे थे इसको, निगेटिवली चार्ज, तो लाए कैसा, पॉजिटिवली चार्ज। तो सेकेंड स्टेप डाल करके ये बात लिखनी है, कैरी अपोजिटली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट नियर negative charge of object B attracted towards A and repel positive charge अवे। बताओ यही तो हुआ है। अब हम कहेंगे नाउ कनेक्ट अ वायर टू द अर्थ या गिवन अर्थिंग, सो पॉजिटिव चार्ज गोज टू द अर्थ। नाउ कनेक्ट विद अर्थ, सो पॉजिटिव चार्ज goes to earth and only negative remains। ये हमारा थर्ड डायग्राम पे आ जाएगा। फोर्थ में कहेंगे ब्रेक अर्थिंग कनेक्शन एंड मूव अवे कंडक्टर ए। move away conductor A। now
only negative charge remains on B। नोट कर लो। देखो एक और छोटा सा टर्म यहां डिस्कस करते हैं। एक टर्म है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मैं चार्ज की बातें कर रहा हूं अभी, एक तरीके से अभी कॉन्सेप्ट के, चार्ज के कॉन्सेप्ट डिस्कस हो रहे हैं। तो हम बात करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब ये क्या है, जरा मैं इस पर बात करता हूं। देखो क्वांटाइजेशन वर्ड क्वांटम से बना है। क्वांटम मतलब होता है एक पैकेट। बात समझना, पैकेट या बंडल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटा। वो एनर्जी का भी क्वांटा हो सकता है, वो चार्ज का भी क्वांटा हो सकता है। तो चार्जिंग में कॉन्सेप्ट है एलिमेंट्री चार्ज। क्या एलिमेंट्री चार्ज, समझना जरा बात को। एलिमेंट्री चार्ज इसका सिंबल होता है ई। क्या होता है, इसकी जो वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। कितनी होती है? ये ना तो पॉजिटिव है ना निगेटिव है, ये केवल मैग्नीट्यूड है। इसका नेचर पार्टिकल वाइज चेंज हो जाता है। इलेक्ट्रॉन के लिए है तो निगेटिव और प्रोटॉन के लिए तो पॉजिटिव। अब सुनिए, साइंटिस्ट लोगों ने जब ऑब्जर्वेशंस की तो एक रिजल्ट निकला कि किसी भी पार्टिकल पर, ध्यान देना प्लीज, किसी भी पार्टिकल पर जो चार्ज मिनिमम से मिनिमम पॉसिबल है वो ई है। कितना? अब अगर दूसरा इससे ज्यादा पॉसिबल होगा तो सीधा डबल पॉसिबल होगा। क्या? और मोर देन होगा तो ट्रिपल होगा, 4 टाइम होगा, बढ़ते बढ़ते n टाइम। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं, मैं इसका पैरेलल एग्जांपल दूसरा देता हूं। मैं पूछूं आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो आप क्या कहोगे? 1 2 3 5 40 60, यही तो कहोगे। कभी आप मुझसे कह सकते हो कि सर मेरी क्लास में 32.5 स्टूडेंट्स हैं? बोलो 33.5। ऐसा हो सकता क्या नंबर? 34.25 बच्चे हो सकते हैं क्या? कहने का मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास ऑलवेज इन टर्म ऑफ इंटीजर्स। होल नंबर में होंगे कि नहीं होंगे? बताओ भाई। कभी फ्रैक्शन में हो सकते हैं क्या? पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली ये कंक्लूजन है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज पॉसिबल है वो हमेशा एलिमेंट्री चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। कैसा होता है? हाँ, इट इज डज नॉट पॉसिबल इन टर्म ऑफ फ्रैक्शनल मल्टीपल। ना तो 1.5 3.5 ऐसा कुछ नहीं, और ना ही डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, तो हम कहेंगे द चार्ज प्रेजेंट एट एनी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट, कुछ भी लिख दे, मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल of E, that is Q is equal to E 2E 3E डॉट डॉट NE। मोर जनरल अगर लिखना चाहो फार्मूले के हिसाब से तो क्या कहोगे? NE। N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, N इज इंटीजर, n कोई इंटीजर है। तो क्वांटाइजेशन के फॉर्मूला बना Q इज इक्वल टू NE। ये कभी भी देखो, ध्यान देना, Q नेवर बी पॉसिबल, ध्यान देना, एज 3/2E। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। 7/5E, 0.75E, 2.35E, ऐसे कोई नंबर नहीं हो सकते। यानी किसी पार्टिकल पे इस तरह का चार्ज नहीं हो सकता है। हमेशा 1 टाइम ऑफ E, 2 टाइम ऑफ E, 3 टाइम ऑफ E, 4 टाइम, 8 टाइम, 20 टाइम, मतलब होल नंबर इंटीग्रल मल्टीपल ही पॉसिबल है। जैसे मैं अगर एक इसमें क्वेश्चन देना चाहूं, एग्जांपल में एक बात समझो, एक न्यूमेरिकल टाइप का देता हूं छोटा सा। सपोज करिए क्वेश्चन आ जाए कि किसी चार्ज पार्टिकल पर जो चार्ज प्रेजेंट है वो कोई पर्टिकुलर अमाउंट दिया जाए कि इतना है,
क्या ये चार्ज पॉसिबल है या नहीं है? जैसे मैंने कहा द चार्ज गिवन एट any object is it is possible or not? अब मैंने आपसे पूछ लिया कि क्या ये बात सही है, इतना चार्ज हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो हम क्वांटाइजेशन के हिसाब से देखें, हमें फॉर्मूला क्या सिखाया गया, Q इज इक्वल टू एनी। अगर इस n का नंबर 1 2 3 ऐसे कुछ आ जाए तो पॉसिबल है, अगर फ्रैक्शन आ जाए तो गलत बात है। तो आओ चेक करते हैं। n इज इक्वल टू क्या बना, Q बाई E, और Q कितना हमें गिवन है 4.8 10⁻18, और E कितना होता है -19। डिवाइड करो तो कितने टाइम्स आएगा, 16 3 जा 48, और प्लस 10 और आ जाएगा, मतलब पावर 1 आ जाएगी प्लस की, तो 30। क्या इंटीग्रल है, इंटीग्रल है कि नहीं है? तो ये पॉसिबल है। लेकिन अगर इसी जगह क्वेश्चन हमसे कह देता है, यहां पर 48 की जगह सपोज करो दे देता 44, क्या दे देता, या पावर में 19 ऊपर जो, जैसे अगर हम दूसरा एक एग्जांपल ले लें, अगर यहाँ Q इज इक्वल टू लिखा होता 4.8 10⁻20 सपोज करो, ये आ गया, तो जरा देखें एनी करके देखो जरा अब क्या आंसर आ रहा है। पावर है तो गड़बड़ कर देता, डिवीजन तो पूरा पूरा हो रहा देखो, लेकिन 10⁻- क्या आता 1, मतलब क्या हो जाता 3/10। ये क्या है, फ्रैक्शन है, ये गलत बात है, नहीं हो सकता ये पॉसिबल। फ्रैक्शन आ जाए या डेसिमल फ्रैक्शन आ जाए तो मतलब रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो आप क्वांटाइजेशन समझ पाए चार्ज का, ठीक है, इतना नोट करो। इसके बाद हम लोग अगले टर्म पे बात करेंगे, कूलम्स लॉ पे। नमस्कार।